नमस्कार दोस्तों, वायरी मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए ये डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे निराकार आए हुए हैं। हाँ जी, निराकार जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ जी सर, नमस्ते। मैं आपका वीडियोस बहुत समय से देख रहा हूँ और मेरा कुछ सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ऐसी कोई वीडियो बनाई हो जिसमें आपने ये बताया हो कि आप जो ये सोर्सेज जो बुक्स आप हम कहाँ से ले सकते हैं, मेरा पहला ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए उस वीडियो का नंबर। और मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपका जो ये आज का जो टाइटल है और थंबनेल में लिखा होता है संस्कृत की कमर टूटी, ऐसा कुछ आपने दिया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कोई भी लैंग्वेज में चाहे वो लिखा हो, आपका जो वेद हो या गीता हो, कोई भी जो भक्तजनों का जो चीजें लिखी हुई हैं, तो उससे लैंग्वेज को आप क्यों मतलब उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहे हिंदी में लिखा हो या बांग्ला में लिखा हो या संस्कृत में लिखा हो, तो संस्कृत में लिखे होने से संस्कृत को अटैक करके आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज है और आज के समय में भी इंडिया के कुछ क्षेत्रों में कुछ बहुत ही लिमिटेड एक या दो या चार होंगे, उन जगहों पे संस्कृत बोला जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि संस्कृत को बदनाम करके मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला, और जो संस्कृत बोलते हैं शायद उनको बुरा लग सकता है इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका निराकार जी। एक मेरा ये सवाल है कि संस्कृत से इतना प्यार क्यों है। भारत में जब लैंग्वेज इंग्लिश की जरूरत है सभी लोगों को, एक दूसरी लैंग्वेज हिंदी बन के उभरी है, कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेजें भी चलती हैं। ऐसे में संस्कृत जो कहीं पे भी न किसी स्टेट की भाषा है न किसी एजुकेशन की भाषा है, ऐसे में संस्कृत से इतना प्यार क्यों? इसका आप जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं कि संस्कृत से प्यार है, ऐसा तो मैं इस बात को मतलब सच नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसा भारत कुछ का है नहीं। एंशियंट लैंग्वेज कौन सा है? भारत में ऐसा लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा लोगों की आम भाषा का लैंग्वेज रहा, जिसमें पुराने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो हमारे पुरखों के थे, वो कौन सी भाषा थी? देखिए, आप अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, बुक्स की बात करें, तो वो तो संस्कृत में मिली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं नहीं नहीं, सर कि वो बाद संस्कृत बाकी में जो। नहीं मिली है ना, यही तो चक्कर है कि संस्कृत में नहीं मिली है। कितनी पुरानी संस्कृत में मिली है बता दीजिए हमें, कितनी सर पुरानी अभी मिली तक है किताबें? हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं, जो भी बुक्स जो हैं वो संस्कृत में ही लिखे होते हैं। अब उसका कितना पुराना बता दीजिए वो। सर इस बारे में तो मैं मुझको नॉलेज नहीं है कि कितना पुराना हो सकता है वो बुक, हम्म लेकिन मेरा सवाल तो ये नहीं है कि संस्कृत कितना पुराना मैं है और नहीं। आपसे अच्छा, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे? ये सर मुझको पता नहीं। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। सम्राट अशोक के 30 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं और वो पाली पाकित में लिखे गए थे। और उनके इंस्क्रिप्शन जो है वो उसमें भी लिखे, ग्रीक में भी लिखे गए थे। लिपि जो है खरोष्टी लिपि भी इस्तेमाल हुई है, अरमाइक में भी लिखे गए हैं, और वो अफगानिस्तान तक भी मिले हैं। पूरे भारत के कोने कोने में उनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेकिन संस्कृत का नामो निशान नहीं था। और सम्राट अशोक आज से 2,200 साल पहले थे। तो भारत में आज से 2,200 साल पहले पूरे भारत में घूम घूम के हर जगह जो है कहीं पे भी मिला नहीं कोई संस्कृत का अभिलेख। तो वैसे में जो लिखावट मिलती है वो पाली पाकित की मिलती है। तो हम क्यों ना, अगर हमें किसी लैंग्वेज को ही मानना है, अपने पुरखों की किसी लैंग्वेज को मानना है, तो हम एक्चुअल ओरिजिनल लैंग्वेज को माने ना, असली लैंग्वेज को माने ना, जब पुरखों के ही किसी लैंग्वेज को मानना है तो। या फिर अगर आज के बच्चों को अंग्रेजी, जिसके कारण जिससे वो टेक्निकल चीजें पढ़ सकते हैं, विदेश में आ जा सकते हैं, या फिर वो पढ़ें। हम क्यों एक्स्ट्रा एक बोझ दें और भाषा को लेकर और उसको लेकर हम लोगों पर थोपें, उसको आधार बनाएं? इसका क्या मतलब है बताइए। ये जो आपने कहा है, इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल जो इतिहास है, अगर हम जिस लैंग्वेज में लिखा है उसी को हम समझे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये बात हम्म मैं सही बोला। लेकिन सर आपने जो अभी मैंने पूछा था कि अगर आपने कोई अब वीडियो बनाया पूछा है है वो मैं बता रहा हूँ ना क्यों लिखा है मैंने। अब ये देखिए, ये है आपकी किताब, ये आप पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है? जी सर, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसका लेखक कौन है अष्टाध्यायी का? यहाँ पे तो कुछ तो दिख नहीं रहा, नीचे में बुक कोई की बात लेखक नहीं, का। मैं बता देता हूँ। पाणिनि का नाम सुना होगा आपने, पाणिनि के नाम पर उसी के अष्टाध्यायी ऊपर तो परोसी आपने गई है। वीडियो बनाया। हम्म। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि पाणिनि ने 3,995 सूत्र, 3,985, 3,965 सूत्रों की रचना की, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब ये हम्म। बताइए, ये लोग अब लिख रहे हैं कौन से? तो ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में सबसे अधिक प्रचलित है, जो सबसे पुराना ये लोग मानते हैं ऋग्वेद का। वो ब्राह्मण कह रहा है कि पाणिनि ने 3,995 सूत्र लिखे हैं। अब ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर भी ये झूठ बोल रहा है कि 3,995। भारत में ये बताइए कितने सारे यूनिवर्सिटीज
आपको मिले हैं ना पुराने यूनिवर्सिटी, मिले हैं, नालंदा मिला है, तक्षशिला मिला है, तेलहारा मिला है, विक्रमशिला मिला है, अवंतिका मिला है, वडनगर का मिला है, इतने सारे तो मिले हैं। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में कौन लोग पढ़ते थे या कौन लोग पढ़ाते थे? बताइए। सर ये जो मुझे ज़्यादा तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपने बोला उसके बारे में तो उतना हमको पढ़ने को नहीं मिलता है टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा चर्चा होता है। और इसके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे वो जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एरिया हुआ करता था, वो लोग वहाँ पे पढ़ते थे और बाहर से भी लोग पढ़ने आया करते थे, ठीक है? ये इतना आपको पता है। उनका। चलिए, हाँ जी। अब यहीं पे एक लड़का आया था चीन से, 15 साल पढ़ाई किया था यहाँ पे, उसका नाम था ह्वेनसोंग। अब वो ह्वेनसोंग, हाँ, ह्वेनसोंग जब कंधार में गया तो गंधारा में पाणिनि का जन्म हुआ था। आज का जो लाहौर है पाकिस्तान का, वहीं पे उसका जन्म हुआ था। तो उसने बताया कि 7th सेंचुरी में जब इसको किताब पढ़ाई जाती थी तो बोल रहा है कि जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ऊपर से चौथी लाइन क्या लिख रहा है, इसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे। इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 श्लोक थे 7वीं सदी में, ठीक है? 7वीं सदी में 1000 श्लोक थे, ठीक है? ये मैंने आपको दिखाया एक ह्वेनसोंग का, जो 629 ईस्वी में आया था। अब एक 690 ईस्वी में भी एक स्कॉलर आया था जिसका नाम था इत्सिंग, 690 के करीब में, मतलब इसके आप मान के चलिए 50-60 जो भी साल बाद आया था। वो भी व्यक्ति यहाँ पे लिख के गया कि पाणिनि जो है उसने 1000 श्लोक की यहाँ रचना की थी। और ये दोनों के दोनों जो हैं बुद्धिस्ट वही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ये दोनों जो हैं 10 साल 15 साल उससे भी ज्यादा समय यहाँ गुजारे थे, अच्छे स्कॉलर थे। इन लोगों को पढ़ाया जाता था पाणिनि का शुद्ध 1000 श्लोक थे। अब फिर से वापस आ जाते हैं, आज का जो पाणिनि जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अष्टाध्यायी में कि ये 3995 सूत्र। अब ये बताइए कि ये दोनों स्कॉलर जब 7th सेंचुरी में पढ़ते थे, 7th 8th सेंचुरी के समय में, तो 1000 सूत्र थे। और यहाँ पे ये लोग 4000 सूत्र के लगभग कब बना दिए? इनकी तो कमर टूट गई ना संस्कृत की। जो संस्कृत आज दे रहे हैं वो जब इतिहास में हम जा रहे हैं तो उसकी कमर टूटी हुई है। ये तो सीधे 1/4 हो गया ना। तो इन्होंने 3 गुना मिलावट कब की? इन्होंने ये आप संस्कृत सिर्फ बनाया ऋग्वेद कब? की बात कर रहे हैं सर? हम्म। ये आप क्या सिर्फ वेद की बात कर रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं? ये जो आप बोल रहे हैं कि पढ़ाया जाता था 1000 सूत्र, ये किस चीज मतलब कौन सा टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे हैं? पाणिनि का अच्छा, बता रहे हैं। लेकिन सर देखिए, जो भी लैंग्वेज चाहे वो 1000 सूत्र हो या 4000 सूत्र हो, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो है डायरेक्टली संस्कृत के ऊपर अटैक कर रहे हैं, विच इज लैंग्वेज। इसीलिए कर रहा हूं ना मैं, कमर टूटी हुई है ना यहाँ पे। आप यहाँ पे 4000 सूत्र पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋग्वेद या ब्राह्मण, और ऋग्वेद को आप 3500 साल पुराना बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण कह रहा है कि 3995 सूत्र पाणिनि ने लिखा, ये स्वर सिद्धांत चंद्रिका में आपने लिखा। झूठी बात। आपको लिखना चाहिए था कि जिस तरह से 7th सेंचुरी में 1000 सूत्र थे, तो आपको लिखना चाहिए था कि 7वीं सदी में 1000 सूत्र पाणिनि ने लिखे थे या उस समय तक होते थे, हम लोगों ने बाद में इसको बढ़ाया। तो आपने इतनी सारी किताबें हैं, देखें स्वर सिद्धांत चंद्रिका में भी ऋग्वेदीय ब्राह्मण मानते हैं क्या कि पाणिनि ने 3995 सूत्र। फिर निर्णय सागर आपने लिखा, निर्णय सागर संस्करण, और उसमें आपने क्या लिखा? 3985। फिर आपने ये तारानाथ वाचस्पति, इनके अनुसार भी 3965। और ये सारे ब्राह्मण झूठ बोल रहे हैं कि इतने पाणिनि ने लिखे। ये सब कह रहे हैं कि सूत्रों की रचना की पाणिनि ने, सूत्रों की रचना की। कितने? तो 3900 बता रहे हैं सब ये। तो यहाँ पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, आपको कमर टूट गई ना। फिर हम जब इतिहास में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत तो है ही नहीं, उसकी तो कमर टूट के रखा है इन लोगों ने। वहां पे जो एक्चुअल लैंग्वेज है उसको ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि वहां कौन सी लैंग्वेज थी जिसमें सिर्फ 1000 सूत्र इस्तेमाल होते थे। तो आप और अब वो जो 2 स्कॉलर हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, उनका तो कोई एजेंडा नहीं है। और दोनों में अंतर भी है ना, दोनों में कम से कम जो है 60 70 80 साल का अंतर भी है, आके गए हैं। और ये तो और अलबरूनी भी लिख के गया है। अलबरूनी भी यहाँ पे देख लीजिए, ये अलबरूनी 11th सेंचुरी में आया। ये भी लिख के गया कि चौथे नंबर पर दिया कि पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है, ये व्याकरण का किताब है। 4 नंबर पर उस किताब का नाम पाणिनि था। आज ये लोग अष्टाध्यायी कह रहे हैं कि 8 अध्याय अष्टाध्यायी लिख के गया है।
तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। 11वीं सेंचुरी तक अष्टाध्यायी किताब नहीं थी, पाणिनि लेकिन नाम था सर उसका। आप और इससे भी पहले बोल रहा है कि शाकट जो है उसका भी व्याकरण था। उससे पहले चांद्र का वो व्याकरण था। और चांद्र कौन था? तो ये एक बौद्ध भिक्षु था। यानी बौद्धों के व्याकरण जो हैं पाणिनि से भी पहले थे। अब पाणिनि बाद में जो है इसके सारे अनुयायी, ये सारे लोग जो है बौद्ध भिक्षु, इन्हीं की यूनिवर्सिटी में भी इसकी पढ़ाई होती थी। ये सारे चीज बौद्धों की थी। आपके ब्राह्मण लोगों ने पाणिनि को कब्जा किया, उसके 1000 सूत्र का ब्राह्मणीकरण करके 4000 के करीब में बनाया। पर ये बात पब्लिक को बता नहीं रहे हैं। पब्लिक को क्या बता रहे हैं कि पाणिनि ने ही 4000 सूत्र की रचना कर दी है। तो संस्कृत की कमर टूटी है ना। जब पाणिनि को कहेंगे कि संस्कृत का वो रचयिता था, व्याकरण का रचयिता था, तो हम तो ये सच्चाई देख के तो लगेगा कि संस्कृत की यहाँ कमर टूटी है। वो था ही नहीं कभी। इन्होंने बाद में पाणिनि का नाम इस्तेमाल करके या संस्कृत पे चेप दिया है। अब बोलिए जी, लेकिन बोलिए। सर आप जो बोल रहे हैं वेनसांग और इत्सिंग जो है उन्होंने भी तो कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं पुट किया ना कि ये जो 1000 श्लोक हैं वो इसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ऐसा तो उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। हाँ, किया है ना, पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। इन्होंने कहा है कि ये जो लैंग्वेज चलती थी इसको अब के लोग कह रहे हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। दरअसल उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड पाली पाकित कहना चाहिए था। जहां पे पाणिनि को ये बता रहे हैं आप, ये जो पाणिनि जो है ना, जो रचना हुई है, ये पाणिनि की उत्पत्ति ही हुई है शमलवाहन यानी संस्कृत सतवाहन, जो सतवाहन राजा था, इसके समय में पहली बार ग्रामर बना था। ये यहाँ पे चर्चा आई है, समझ रहे हैं ना, शतवाहन के समय में। अब ये बताइए, शतवाहन से तो पहले सम्राट अशोक थे, और शतवाहन के समय में भी जो ग्रामर बना वो 4000 सूत्र का पाणिनि का नहीं बना, 1000 सूत्र का बना था। और बुद्धिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो राजा भी जो है बुद्धिस्ट ही था। शतवाहन जो राजा था वो भी बुद्धिस्ट ही राजा था। तो अब फिर से यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि भाई आप जब जो भारत में लैंग्वेज आपने बाद में जनरेट की है, जब बुद्धिज्म का खात्मा कर दिया, तो आप उन चीजों को उठा के पाणिनि पर क्यों थोप रहे हो कि पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की 4000 सूत्र की। अब सीधे को कि उन्होंने 1000 सूत्र की रचना की, अब बाद में हम ब्राह्मणों ने। तो इसी तरह से महाभारत की भी आप लोगों ने बाद में लिख दिया, और लिख के जातक कथाओं को उठा उठा के महाभारत लिखा, और क्रेडिट ले रहे हो कि वेद व्यास ने लिख दिया। पुराण भी ब्राह्मणों ने लिखा और कह रहे हैं कि उसको भी लिख दिया इन्होंने, वेद व्यास ने लिख दिया। भाई पाणिनि जिस समय में थे उस समय धम्म लिपि चलती थी, ये बात आपको पता है, देवनागरी नहीं थी उस समय। ये किसी ब्राह्मण ने लिखा है अपनी किसी किताब में कि पाणिनि जो है वो धम्म लिपि में लिखते थे? किसी भी ब्राह्मण ने ये बात कही है अपनी किसी किताब में? बताइए। इसमें तो चर्चा भी नहीं होता है कहीं। यही तो मैं बोल रहा हूं ना, आर्यभट्ट की ये चर्चा करते हैं पर आर्यभट्ट की किताब दिखाते हैं कि आर्यभट्ट ने ये लिखा, पर ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि भाई आर्यभट्ट के समय में तो धम्म लिपि चलती थी। तो आपको आर्यभट्ट के बारे में पता है, अगर आपके वो पिताजी हैं तो आपको उस लिपि में, जिस लिपि में लिखते थे, वो क्यों नहीं पता है? अगर कोई ये कहेगा कि हमको मोहम्मद के बारे में पता है, तो मोहम्मद के यहाँ अरबी चलती थी, तो अरबी की तो लिपि भी होगी ना, अरबी लिपि, वो भी तो पता चलता होगा कि हाँ भाई वो अरबी लिपि में कुरान लिखा गया था, ये भी तो पता चलेगा। तो आप कह तो रहे हो कि संस्कृत थी, पर कौन सी लिपि थी वो नहीं बता रहे हो, और इसलिए नहीं बता रहे हो कि इनकी झूठ पकड़ में आ जाएगी ना इनकी। हाँ जी, बोलिए। मैं ये मान भी लेते हैं कि संस्कृत जो है कि उन्होंने जो भी झूठ लिख दिया सच लिख दिया, लेकिन सर हम जब संस्कृत का पैटर्न देखते हैं, जो संस्कृत किस तरह से लिखा जाता है, और उसके साथ हम देखते हैं कि इंडिया का ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज, सभी भाषा जो है उससे मैच करती है, संस्कृत के साथ ही मैच करती है। यहाँ तक कि साउथ वाले तो कुछ ऐसा भी, साउथ के कुछ स्टेट्स जो हैं वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा तो लैंग्वेज संस्कृत से भी पुराना है। देयर इज अ फाइट, वो लड़ाई करते रहते हैं। और अगर आप चाहे हिंदी बोलिए या बांग्ला बोलिए या फिर चाहे कुछ और स्टेट्स में चले, उड़ीसा में चले, इन लोगों का भी आप देखेंगे संस्कृत से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको वर्ड्स हमेशा ही मिल जाएंगे। सो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि संस्कृत जो है एक्चुअल या पुराना लैंग्वेज नहीं है? ऐसा भी तो सर मैं आपको बताता हूँ ना, इसका कारण ये है कि जो संस्कृत की आप बात कर रहे हैं, इसकी आधारशिला तो पाणिनि ने रखी, ठीक है। पाणिनि से पहले भी बौद्ध भिक्षु, पर पाणिनि को पढ़ा कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ रहा है? बुद्धिस्ट पढ़ रहे हैं। मॉन्क्स जो हैं ये पढ़ रहे हैं ना, बुद्धिस्ट पढ़ रहे हैं। अब पूरे भारत में जमीन खोदने पर कौन निकल रहा है? बुद्धिस्ट निकल रहे हैं। यानी पाणिनि जो है, और ह्वेनसांग तो लिखा है कि पाणिनि के जो शिष्य थे वो सब बुद्धिस्ट बन गए थे, ये लिखा हुआ है इसमें। और पाणिनि खुद बुद्धिस्ट, वो ब्राह्मण नहीं था,
ये भी लिखा है कि वो भटक रहा था इधर-उधर, फिर उसको जो मिले थे, मॉन्क मिले थे, उन्होंने उसको समझाया, बताया, तब जाके वो कंपाइल किया। तो आप ये देखें कि वो जो लैंग्वेज है, उसको बुद्धिज़्म ने आगे बढ़ाया, स्प्रेड किया है और इन लोगों ने क्या किया, जो ब्राह्मण थे, इन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर कब्ज़ा किया है और कब्ज़ा करने का परिणाम क्या हुआ है कि इन्होंने चाहे स्वास्तिक हो, चाहे बुद्धिस्ट का ओम हो, चाहे बुद्धिस्ट का जितनी भी चीजें हों, सबके ऊपर ब्राह्मण का कब्जा हो गया। उसी तरह से ये जो प्रोटो संस्कृत जिसको आप समझ रहे हैं या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत समझ रहे हैं, बुद्धिस्ट हाइब्रिड पाली प्राकृत, इस पर भी उसका कब्जा हुआ। तब जाके ये जो 1000 सूत है, ये जाके 7th सेंचुरी वाला, ये जाके 4000 सूत में कन्वर्ट हुआ। तब इन्होंने सिद्धांत लघु को मुदकी लिख के और इस तरह की चीजें लिख लिख के तब जाके पूरा इन्होंने कब्जा करके उस पर कैप्चर कर लिया। ये चीजें बाद में हुई हैं, जब ब्राह्मणिज्म ने इस पर कब्जा कर लिया है तो। और तभी देवनागरी लिपि आती है, उसके पहले धम्म लिपि है। ब्राह्मणिज्म कभी भी धम्म लिपि में नहीं लिखा। अगर लिखा होता ब्राह्मणिज्म तो जरूर मेंशन कर देता अपने किसी न किसी किताब में। अरे ये तो अंग्रेजों को पता चला जब बुद्धिस्ट की किताबें पढ़ें। वो तो भीम की कथा बता रहा था ना। अच्छा एक चीज बताइए, आप ब्राह्मण हैं निराकार? नहीं नहीं सर, आप ब्राह्मण नहीं मैं हैं? जी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक छोटे जात से आता हूँ। अब जात मत पूछिएगा सर, थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, छोटा जात नहीं है आप मानव हैं, सब मानव की जात एक बराबर, समझ रहे हैं ना? ठीक है, कोई मैं सर मानव मैं की जात मैं जो है आपको छोटी बहुत बड़ी नहीं समय से होती। मैं आपसे ब्राह्मण इसलिए पूछा क्योंकि होता क्या है कि जो ब्राह्मणिज्म है उसका क्या है, जैसे अभी एक व्यक्ति आया था जो अपने को मठ को बता रहे थे। आपने देखा होगा धीरे धीरे कि वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि दिन दुनियादारी सब छोड़ दो, सन्यास को करो, और फिर धीरे से बोल रहे हैं कि जो हमारे इस कर्म को नहीं करता है वो शूद्र है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण भी शूद्र है, पर उसके बाद हाँ, फिर मतलब उन्होंने एक उसके टर्म उसके इस्तेमाल तौर किया, तरीके आरक्षण। उनके लिए आरक्षण के लिए इनका दिल भी बह रहा था यहाँ पे, सर, आरक्षण समझ का रहे बात ना? से मेरा बहुत सवाल है। अगर आज आप लेना चाहें तो, नहीं तो मैं किसी और दिन आऊंगा। आज का तो समय हो गया है, काफी समय हो ठीक है गया सर, है। कोई ना, आप मैं नेक्स्ट देखता में हूँ। आइएगा, फिर आपसे मैं बातें बस होंगी। यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका वीडियो तो बहुत समय से देख रहा हूँ, और जैसे कि आप हम्म बोलते हैं कि बुद्ध में एक बात बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ तक कि गौतम हम्म। बुद्ध जी ने भी कहा है कि मेरी बातों को बस आंख बंद करके विश्वास मत करो, खुद से उसको जानने का कोशिश करो, खुद से उसको एक्सपेरिमेंट करो, जो भी है। सो ऐसा नहीं है कि हम्म। मैं आप में हूँ, लेकिन लेकिन आप जो भी कहते हैं, अगर मुझको उसमें कुछ भी खटक लगता है तो सर मैं यहाँ पे आता हूँ सर पूछने के लिए। 2-3 बार मैंने ट्राई किया है, बिल्कुल। आज का मिला, मैं फिर से आऊंगा, मेरा जो सवाल होगा वो लेके। हाँ हाँ हाँ, देखें और बुद्धिज्म की ही ये प्रणाली है जिसने तर्क वितर्क करना सिखाया है। बुद्धा के जो जो चार जो पिलर कहे जाते हैं, मतलब सूर्य कहे जाते हैं, हमेशा सूर्य पैदा हुए हैं। जो एंशियंट चार सूर्य हैं उसमें से एक थे नारायण देव, और नारायण देव वो मोंग थे जो आज का पाटलिपुत्रा है, वहां पे जो घंटा बजा करता था। घंटा समझते हैं ना? आज जो क्रिश्चियन जो घंटा लगाते हैं ना, घंटा बजवाते रहते हैं, घंटा घर जो होता है क्रिश्चियनों का, वो घंटा भी बुद्धिज्म ने बनवाया था। उस घंटा का उद्देश्य क्या था? घंटा बजाते थे, उसका मतलब होता था कि शहर में जहां जहां तक आवाज जा रहा है पूरे शहर में, वो सब माई के लालों को चुनौती है, आके बुद्धिज्म को चुनौती दे या शस्त्रार्थ कर ले। घंटा बजाने का ये मतलब होता था। तो वो नारायण देव थे। एक बार ऐसा स्थिति आया था कि 12 साल तक घंटा ही नहीं बजा, तब उन्होंने जाकर, मैं कभी स्ट्रीम करूंगा पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, तो ये शस्त्रार्थ की जो प्रणाली है ना, ये बुद्धिज्म की देन है। तो आप पूछिए, जब तक आप क्वेश्चन एराइज नहीं करेंगे, जब तक आकर उस पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तब तक सॉल्यूशन थोड़े निकलेगा। पूछूंगा तो सर, ठीक है देखिए ना? ऐसे हम्म। सोच तो आप हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा हार्श भी हो सकता है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। नहीं नहीं, हमें हार्श क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ठीक है सर, क्वेश्चन ओके। पूछिए, क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, फिर चलें। ओके। मेरा एक सर लास्ट था, आपने बताया नहीं। अगर आपने अच्छा। कोई ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें आपने ये बताया होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रहा है, हाँ हाँ, मतलब मैं कहाँ से वो देखें पास। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा किसी एक बुक का नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहला प्रायोरिटी जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में लिखित क्या है और उसके बाद से जो दृश्य है वो क्या है। उसके बाद का जो प्रमाण है वो जो ट्रेवलर्स हैं, जो बाहर से जो ट्रेवलर्स आए हैं, क्या क्या अपने आंखों से देखा। अब विशेषकर जो पढ़ के गए हैं, जैसे 15 साल यहाँ पढ़ के आया, अब भारत से कोई 15 साल अमेरिका में रहे और अमेरिका के बारे में कुछ कुछ लिख के आए कि मैं वहां पे गया, उन लोगों को देखा, यहाँ के लोग इस चर्च में जाते हैं, ये करते हैं, और वहां पे गया, वो चीज देखा, वो आके लिख के आए, यहाँ पे चला आए। तो अब
और वो वहाँ का स्कॉलर हो, फिर एक दूसरा भी यात्री आए, ऐसे लिख-लिख के आए, तो इसकी बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना कि हाँ, ये जो लिख के आया है, वहाँ देख के आया है, उसी ने ये बात लिखी है। इसकी तो श्योर। पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इसका कोई एजेंडा नहीं ना होगा कि हमको अमेरिका का नीचा दिखाना है, इसीलिए नीचा लिख रहे हैं। वो तो वहाँ घूमा, पढ़ा था, पढ़-ओढ़ के जो-जो देखा वो लिख के चला आया। तो ट्रैवलर्स जो हैं, वो जो नोट्स करके जाते हैं ना, वो जो लिख के जाते हैं, वो भी एविडेंस जो है ना, एक ज़्यादा एविडेंस हो सकता है कि किसी पॉइंट पर वो थोड़े बहुत मिस कर जाएँ। हो सकता है कि कुछ बातें लोगों से पूछ लें कि अरे भैया इसका क्या इतिहास है? वो कोई गप सुना दे तो गप को भी लिख ले कि यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ पे कोई देवी आई थी, देवी ने ये कर दिया, वो भी लिख देंगे क्योंकि सुने हैं तो। तो भी आप इन सारी चीज़ों को पढ़कर एक कन्क्लूज़न बेहतर कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं इतिहास का। तो मेरे ये एविडेंस होते हैं, मैं लिंग्विस्टिक को भी देखता हूँ, मैं किसी भी थर्ड पार्टी पर चीज़ों को आँख मूंद के नहीं बिलीव करता मैं। मैं खुद सारी चीज़ों को खंगालता हूँ, वेरीफ़ाई करता हूँ और तब जाके निष्कर्ष निकालता हूँ। ठीक है सर, ओके। ठीक है फिर। थैंक यू। हाँ जी, ओके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।